नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना जो की थी वो जौना खां के भाई यानी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौना खां कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की थी और इसके अतिरिक्त उसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर नामक नगर बसाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण के लिए काफी काम किए थे, जैसे कि नहरों का निर्माण करवाना, लोक निर्माण भवन की स्थापना करवाना और हॉस्पिटल भी बनवाए थे। इस तरह का लोक कल्याण का बहुत काम किया था। तो ज्यादातर फिरोज शाह तुगलक का ही इन कामों में नाम आता है। फिरोज शाह तुगलक ने आके सर्व नामक सिंचाई कर लगाया, साथ ही दीवान ए खैरात नामक विभाग तथा रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो तेलुगु साहित्य का उस समय स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि तेलुगु भाषा में कई साहित्यों की रचना उस समय की गई थी। कृष्णदेव राय स्वयं भी एक विद्वान और कवि थे। उनके दरबार में अनेक साहित्यकारों को संरक्षण मिला था, जिनमें से तेलुगु कवि अल्लासानी पेदन्ना राजकवि का नाम प्रमुख है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महाविद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी। तो ये 64:1 थी। शेरसनी पुरानी और खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटाकर शेरशाह ने पुरानी और खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटाकर उनके स्थान पर सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थीं। उसके 2 प्रकार के सिक्के प्रमुख थे, चांदी का रुपया और सोने की असरफी। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी। तो ये 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की गई थी। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में और मजहर पर हस्ताक्षर 1579 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान की गई थी वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। कब, तो ये बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। इस संधि में 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये D.K. कर्वे के प्रयासों से की गई थी। इन्होंने 1893 में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था। 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी तथा 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों, जो समाज सुधारक थे उस समय, क्योंकि उस समय समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई थी, आज भी है लेकिन उस समय चरम पर थी। तो जो समाज सुधारक ने, उन्होंने ऐसे कुछ काम किए थे, जैसे जगदीश चंद्र बसु ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए अपने बेटे की शादी जो करवाई थी वो एक विधवा से करवाई थी, ताकि लोग ये ना समझे, ताकि लोग इस चीज़ से जागरूक हों और इन चीज़ों की जो कुरीतियों के रूप में समाज में फैली हुई हैं उनसे अपने आप को मुक्त करें। और लोग कहते थे कि जब खुद करें यानी खुद पे बीते तो इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने बेटी की शादी एक विधवा से करवाई थी, ताकि लोग ये ना कहें कि खुद भी ऐसा करना चाहिए। और विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। वही काम D.K. कर्वे जी ने भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 से 31 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 से 37 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था।
दूसरा जो हुआ था वो 31 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था वो 32 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके विरोध प्रशासन में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये थी उन जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग 1919 में हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने पद को त्याग दिया, किसी ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही शंकरन नायर ने इस घटना के विरोध स्वरूप वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके समय में की गई थी? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में की गई थी। कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी, जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल चल रहा था। 1911 में ही तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दरबार में बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया था। बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो ये 1905 में करजन के समय में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो फरार हो गए थे, इसलिए उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया और ना ही उन्हें फांसी दी गई थी। इन्होंने अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मार ली थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन पर काकोरी जाने वाली आठ डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटकर इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अब अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो माउंटबेटन थे, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो राजगोपालाचारी जी थे। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो भी राजगोपालाचारी ही थे, क्योंकि फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और इसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। यानी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति के पद को स्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो ये माउंटबेटन योजना थी, जो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ तथा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया और अतः भारतीय स्वतंत्रता का आधार क्या थी? तो वो माउंटबेटन योजना थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये अब्बास तैयब जी ने लिया था। नमक सत्याग्रह 1930 के समय गांधी जी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व तो अब्बास तैयब जी ने किया था। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसमें स्त्रियों की भागीदारी हुई थी। हजारों स्त्रियों ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन को सक्रिय सहयोग दिया था, क्योंकि स्त्रियों का आह्वान किया था किसने? गांधी जी ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद जी ने कर दिया था। 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो फांसी हुई थी वो गोरखपुर में हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी की गोंडा में हुई थी और रोशन सिंह की जो हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी और अशफाक उल्ला खां की जो हुई थी वो फैजाबाद में हुई थी। तो ये चारों लोगों की जरूर याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है। ये देखो लिखा है 1925 में काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद और रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी।
अगला प्रश्न है, इन राज्यों में किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर लंबी है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश की और फिर महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। यह झील रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल की जा चुकी है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कही जाती है, जो कि कोलकाता बंदरगाह इसी तट पर स्थित है। और दामोदर नदी को मरुस्थल कहा जाता है, जलीय मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि इसे मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। और भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को, याद रखिएगा। भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती है। ठीक है। और डूरंड लाइन का जो निर्धारण हुआ था वो 1893 में मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में अंकित है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है और इस पुल का निर्माण जो किया गया है वो मेहराब तकनीकी हैंगिंग आर्च का इस्तेमाल किया गया है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और जीवाश्म की कमी होती है। इसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की कृषि की जाती है। अम्लीय वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी खेती हो जाती है। इसका सबसे अधिक विस्तार केरल राज्य में है और इसके बाद में इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहले आएगा आपका केरल, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? कर्नाटका सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, दूसरा स्थान केरल का है, तीसरा तमिलनाडु का है। जबकि अगर विश्व की हम बात करें तो विश्व में सबसे उत्पादक राज्य जो है वो ब्राजील है और उसके बाद में वियतनाम है। तो विश्व का और भारत का दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? तो ये गोंडवाना तंत्र है जो कि कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत माना जाता है। गोंडवाना तंत्र के मुख्य कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म या फॉसिल्स की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, जिसे हम उपग्रह बोलते हैं उसी को चंद्रमा भी कहते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ उपग्रह को चंद्रमा ही बोल देते हैं, तो इसी तरह जो उपग्रह होता है उसे चंद्रमा कहते हैं। तो टाइटन जो सबसे बड़ा है वो शनि का है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं और इन वलयों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका यह मत है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये वाराह मिहिर जो थे उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सबसे पहले कहा था। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका वाराह मिहिर की रचना है। आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हवाना इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हवाना जो है वो सिगार के लिए प्रसिद्ध है। हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है और ये ऑटोमोबाइल के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका है? तो ये एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का ये एक अयस्क है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में लेटेराइट चट्टानों से है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो लेटेराइट चट्टानों से होती है। और भारत में इस खनिज की उत्पत्ति धारवाड़ एवं क्रिटेशियस संरचना से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पूर्वी अफ्रीका से संबंध है मसाई जनजाति का। मसाई का जो है वो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया से संबंधित है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। मसाई का संबंध पूर्वी अफ्रीका से है
पूर्वी अफ्रीका से है, ठीक है। और इसके बाद में यह जनजाति तंजानिया, केन्या, पूर्वी युगांडा और पठारी क्षेत्र में पशु चारक के रूप में जीवन निर्वाह करती है। तो आपसे पूछा जाए मसाई कहाँ की है, तो पूर्वी अफ्रीका की है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आज की श्रृंखला में शामिल किया गया था। आज की क्लास हमारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।